एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां प्यार एक खेल है, शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और आपका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि आपकी हाजिर जवाबी, आपकी विट है। ये दुनिया थी रेस्टोरेशन इंग्लैंड की, एक ऐसा समाज जो सालों की प्यूरिटन पाबंदियों के बाद एक नई एनर्जी के साथ जिंदगी को सबसे ज्यादा स्कैंडलस तरीकों से सेलिब्रेट करने के लिए तैयार था। चलिए इस अजीबोगरीब दौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस एनालिसिस में हम रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं, उसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करके इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे, ज़रूरी की टर्म्स को समझेंगे और फिर इसके मास्टर प्लेराइट्स और उनके सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क्स को एग्जामिन करेंगे। इसके एंड तक आपके पास इस इंपॉर्टेंट जॉनरा को समझने के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क होगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना जिसमें इन कॉमेडीज का जन्म हुआ। आखिर इंग्लैंड में ऐसे कौन से बड़े सोशल बदलाव आए जिन्होंने इतने बोल्ड और विटी थिएटर के लिए रास्ता बनाया। ये टाइमलाइन एक बहुत ही ड्रामेटिक कल्चरल शिफ्ट दिखाती है। देखिए, 1642 में प्यूरिटन रूल के आने से इंग्लैंड एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। थिएटर्स बंद कर दिए गए, एंटरटेनमेंट बैन हो गया और सोसाइटी पर एक सख्त मॉरल कोड लगा दिया गया। लेकिन 1660 में एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट आया, द रेस्टोरेशन। मोनार्की वापस आई और किंग चार्ल्स II ने गद्दी संभाली, जिससे एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। यहाँ आप दो अलग अलग इंग्लैंड्स के बीच का जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। प्यूरिटन इरा मतलब रिलीजियस ऑस्टेरिटी और सख्त नियम, जबकि रेस्टोरेशन इरा ने एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड को जन्म दिया। इसका कारण थे किंग चार्ल्स II, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाइल फ्रांस के लेविश और सोफिस्टिकेटेड कोर्ट में गुजारा था। वो वहाँ के फैशन, आर्ट और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के दीवाने थे, और उनका सबसे पहला काम था थिएटर्स को दोबारा खोलना। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि किंग चार्ल्स II के आने से एक नई डिमांड पैदा हुई। अब थिएटर आम जनता के लिए नहीं था, ये एक सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, एरिस्टोक्रेटिक एलीट के लिए था। इन नए प्लेस को शार्प और विटी होना जरूरी था ताकि वो एक ऐसी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सकें जो इंटेलेक्ट और वर्बल स्पैरिंग यानी बहस की कदर करती थी। इस फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड प्लेजर लविंग कल्चर ने प्यूरिटनिज्म की राख से एक ऐसी नई एलीट ऑडियंस तैयार की जिसने आने वाले कई सालों तक थिएटर को डिफाइन किया। चलिए अब इस जॉनरा को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये समझना कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स आखिर है क्या और इसके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपने कोर में एक तरह की सटायरिकल कॉमेडी है। सटायर का मतलब है विट और आयरनी का इस्तेमाल करके किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, और इसका प्राइमरी टारगेट थी अपर क्लास, खासकर उनके सोशल मैनर्स, उनका फैशनेबल लाइफस्टाइल और सबसे इम्पोर्टेंट उनका ढोगलापन यानी हिपोक्रेसी। इस जॉनर ने उनके आर्टिफिशियल बिहेवियर और उनकी अजीब सोशल गेम्स पर आईना दिखाया। इसके कोर थीम्स इस एलीट दुनिया की सोच को दिखाते हैं। फोकस फैशनेबल लाइफ पर है जो सोशल गेम्स और विटी बातों से भरी हुई है। लव अफेयर्स, खासतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक कॉमन प्लॉट डिवाइस थे। शादी को कभी भी एक इमोशनल बॉन्ड की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि ये एक सोशल और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था, पैसा या स्टेटस हासिल करने का जरिया। और सबसे बढ़कर इस जॉनर ने दिखावे और सच्चाई के बीच की खाई को बार बार एक्सपोज किया। तो यहाँ एक फंडामेंटल सवाल उठता है, इन कॉमेडीज का मकसद क्या था? क्या ये समाज को सुधारना चाहते थे? क्या इनका गोल मॉरल इंस्ट्रक्शन देना था? अब देखिए, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। इन प्लेस का पर्पस डिडैक्टिक नहीं था, मतलब इनका मकसद मॉरल लेसन सिखाना नहीं था। उनका गोल था सोसाइटी की बेवकूफ़ियों और अजीब हरकतों को विट्टी डायलॉग के जरिए एक्सपोज करना और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को एंटरटेन करना। तो साफ साफ समझ लीजिए, इस सटारिकल जॉनरा ने अपर क्लास के प्यार, शादी और हिपोक्रेसी पर मजाक उड़ाया, मॉरल सुधार से ज़्यादा विटी एंटरटेनमेंट को इंपॉर्टेंस दी। अब हम इस स्कैंडलस जॉनरा के ओरिजिन्स की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उन प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस को समझना जिन्होंने मिलकर इस जॉनरा को बनाया। इसने आखिर कौन सी कल्चरल ज़रूरत पूरी की? इस जॉनरे के उभरने के पीछे 4 की पिलर्स थे। पहला, ये प्योरिटन मोरालिटी की सख्ती के खिलाफ एक सीधा रिएक्शन था। दूसरा, इस पर फ्रेंच प्लेराइट मोलियर का बहुत गहरा असर था। तीसरा, इंग्लिश स्टेज पर पहली बार प्रोफेशनल फीमेल एक्टर्स का आना एक थिएट्रिकल रेवोल्यूशन था। और आखिर में इन सब को हवा दी एक ऐसी ऑडियंस ने जो विट की इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन के लिए बेताब। ये सच में एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। सोचिए, 1660 से पहले इंग्लैंड में स्टेज पर सारे फीमेल रोल्स लड़के निभाते थे।
रेस्टोरेशन ने पहली बार औरतों को प्रोफेशनली एक्ट करने की इजाज़त दी। इससे ना सिर्फ स्टेज पर एक फ्रेश ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव आया, बल्कि इसने प्लेराइट्स को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेक्सुअली लिबरेटेड फीमेल कैरेक्टर्स लिखने की हिम्मत दी। इसी दौरान इंग्लैंड की पहली प्रोफेशनल फीमेल राइटर एफ्रा बेन ने भी अपने करियर की शुरुआत की। तो ये परफेक्ट स्टॉर्म, प्यूरिटानिज्म के खिलाफ रिएक्शन, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, एक्ट्रेसेस का आना और विट की डिमांड, इसी में इंग्लिश थिएटर का एक नया रूप तैयार हुआ। इस सेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको उन ज़रूरी एकेडमिक टर्म्स से इक्विप करना जो इस जॉनर के एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपना एनालिटिकल टूल किट समझिए जो किसी भी सीरियस स्टडी के लिए क्रूशल है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है विट। देखिए, विट सिर्फ ह्यूमर नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है। ये शार्प है, लॉजिकल है और अक्सर आयरॉनिक होता है। ये शब्दों का एक ऐसा खेल है जहां दिमाग इमोशन पर जीत हासिल करता है। ये क्लेवरनेस और वर्बल डेक्सटेरिटी की एक परफॉर्मेंस है जिसे रेस्टोरेशन ऑडियंस सबसे ज्यादा वैल्यू करती। विट का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल विलियम कॉन्ग्रेव के प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर मिलमंट से मिलता है। जब वो ये कहती है तो वो प्यार को इंटेलेक्चुअलाइज कर रही है। वो क्रूएल्टी को एक नेगेटिव इमोशन की तरह नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप में कंट्रोल और इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह फ्रेम कर रही है। ये कोई सिंपल इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स, थॉट प्रोवोकिंग लाइन है जो प्योर इंटेलेक्चुअल विट का नमूना है। दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, सैटायर और स्टॉक कैरेक्टर्स। सैटायर, जैसा कि हमने देखा, ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल है लोगों की कमियों और सोसाइटी की बुराइयों को एक्सपोज और क्रिटिसाइज करने के लिए। और स्टॉक कैरेक्टर्स वो पहचाने हुए कैरेक्टर आर्केटाइप्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर जॉनरा में बार बार आते हैं, जिन्हें ऑडियंस फौरन पहचान लेती है। यहाँ एक प्रोफेसर्स टिप है। अपने एनालिसिस में स्टॉक कैरेक्टर्स के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करने से आपका आंसर हमेशा स्ट्रांग होगा। जैसे कि द रेक, एक चार्मिंग लेकिन इमोरल एरिस्टोक्रेट; द फॉप, एक बेवकूफ़ आदमी जो फैशन को लेकर obsessed है; और द जेलस हस्बैंड, एक उम्रदराज आदमी जिसकी शादी एक यंग, चालाक बीवी से हुई है। ये आर्केटाइप्स बहुत ज़रूरी सैटारिकल टूल्स थे। तो विट, सटायर और इन स्टॉक कैरेक्टर्स के फंक्शन को समझना रेस्टोरेशन कॉमेडी के एनालिसिस के लिए फंडामेंटल है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और इन प्लेस के अंदर झांकते हैं। इस चैप्टर में हम उन यूनिक फीचर्स को एनालाइज करेंगे जिन्होंने इन वर्क्स को इतना अलग बनाया। आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात थी? 3 सिग्नेचर फीचर्स इन प्लेस को डिफाइन करते हैं। पहला, प्यार और सेक्स का एक अनइमोशनल ट्रीटमेंट, जहां रोमांस दिल का मामला कम और जीत हार का स्ट्रेटेजिक गेम ज्यादा था। दूसरा, ऐसी इंटेलिजेंट हीरोइंस का आना जो अक्सर अपने मेल काउंटरपार्ट से ज्यादा इंटेलेक्चुअल और सुपीरियर होती थीं। और तीसरा, एक रियलिस्टिक सेटिंग। एक्शन अपर क्लास लंदन के ड्राइंग रूम्स और पार्क्स में होता था, जो ऑडियंस को उनकी ही दुनिया का आईना दिखाता था। चलिए, लव एज अ गेम के इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रोमांस के प्रति इस सिनिकल व्यू को हाल ही में हुए सिविल वॉर के ट्रॉमा और उथल-पुथल के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के तौर पर देखा जा सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ उलट-पुलट हो गया था, शायद इंटेलेक्चुअल कंट्रोल इमोशनल वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा सेफ महसूस होता था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है विलियम वाइचरली की द कंट्री वाइफ, जहां कैरेक्टर हॉनर इम्पोर्टेंट होने का नाटक करता है ताकि पति लोग अपनी बीवियों को उसके साथ अकेले छोड़ने में ट्रस्ट करें। ये बोल्ड अप्रोच, इंटेलिजेंट हीरोइंस और रियलिस्टिक सेटिंग ने इस जॉनर को अपनी ऑडियंस के लिए बहुत मॉडर्न बना दिया था। किसी भी जॉनरे की स्टडी उसके माइस्ट्रोस को जाने बिना पूरी नहीं होती। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उन प्ले राइट्स से मिलना जिन्होंने इस दौर को डिफाइन किया और उनकी लेगेसी को डिस्कस करना। रेस्टोरेशन स्टेज के स्टार्स कौन थे? 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। सर जॉर्ज एथरिज को पायनियर माना जाता है, जिन्होंने अपने फैशनेबल कैरेक्टर्स के साथ इस शानरा का टेम्पलेट सेट किया। विलियम वाइचरली एक तीखे सेटिरिस्ट थे, जिनका ह्यूमर काफ़ी चुभने वाला और कोर्स हो सकता था। और आखिर में विलियम कॉन्ग्रीव, जिन्होंने इस फॉर्म को परफेक्ट किया। उनका प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इस शानरा का मास्टरपीस माना जाता है। ब्रिलियंट विट और कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग का एक शानदार नमूना। लेकिन इस प्रोवोकेटिव जॉनरा का आगे क्या हुआ? ये 17th सेंचुरी के एंड में अपने पीक पर था। 18th सेंचुरी तक एक मॉरल बैकलैश शुरू हुआ, जिसकी वजह से सेंटिमेंटल कॉमेडी का उदय हुआ, जो इमोशनल और डायडैक्टिक थी।
लेकिन रेस्टोरेशन विट की आत्मा 18th सेंचुरी के एंड में शेरिडन जैसे प्लेराइट्स के जरिए फिर से जिंदा हुई, और इसका इन्फ्लुएंस आज भी जारी है, जो ऑस्कर वाइल्ड के विटी एपिग्राम्स और कई मॉडर्न सिटकॉम्स की डीएनए में दिखता है। इस तरह इथरेज, वाइचोली और कॉनग्रीव जैसे मास्टर्स की लेगेसी सदियों तक राइटर्स को इन्फ्लुएंस करती रही। ठीक है, चलिए जो कुछ भी हमने कवर किया है उसे एक क्विक रिवीजन के साथ कंसोलिडेट करते हैं। ये बोर्ड सारे की कॉन्सेप्ट्स को समराइज करता है। तो ये हैं एसेंशियल टेकअवेज। ये एक सैटिरिकल कॉमेडी है जो एलीट क्लास को टारगेट करती है, जिसका जन्म प्यूरिटनिज्म के रिएक्शन से हुआ। इसे विट, साटायर, स्टॉक कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग हीरोइंस डिफाइन करते हैं। इसका मकसद एंटरटेन करना है, उपदेश देना नहीं, और इसको एथरिज, वाइचर्ली और कॉन्ग्रेव जैसे प्लेराइट्स ने परफेक्ट किया। और अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने और आगे की स्टडी के लिए तैयार करने के लिए चलिए कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं जो हमारे डिस्कस किए गए कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। ये कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सोचिए कि आप इनके लिए एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। और ये टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है, जो आपकी की फिगर्स और कॉन्सेप्ट्स पर स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट करते हैं। चलिए अब आपकी नॉलेज को एक क्विक क्विज से टेस्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी, आप पॉज करके अपने आंसर्स सोच सकते हैं। ये रहा पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस, इन्हें ध्यान से पढ़िए और बेस्ट आंसर सिलेक्ट कीजिए। और ये रहा फाइनल सेट, हम अगली स्लाइड पर आंसर्स रिवील करेंगे। चलिए आंसर्स चेक करते हैं। आई होप आपने अच्छा किया। और ये रहा एक आखिरी प्रोफेसर्स टिप। इन 3 मेन प्ले राइट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए इस निमोनिक डिवाइस का इस्तेमाल करें। एवरी, विटी, कॉमेडी, इथरिज, वाइचर्ली एंड कॉन्ग्रीव के लिए। तो आखिर में हमें ये पूछना चाहिए, आज हम इन प्लेज से क्या सीख सकते हैं? रेस्टोरेशन कॉमेडी सिर्फ स्कैंडल और इमोरलिटी के बारे में नहीं थी। ये उस सोसाइटी का आईना था जो एक लंबे रिप्रेशन के बाद अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। ये इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि कैसे सटायर सोशल हिपोक्रेसी का पर्दाफाश कर सकता है, एक ऐसा हथियार जो आज भी उतना ही शार्प और रेलेवेंट है जितना ये 300 साल पहले था।